नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज का जो अपराध का वाकया है वो बहुत ही हालिया है। अगर आप अपने घर से कहीं घूमने अपने बच्चों के साथ जाते हैं और आपके बच्चे रिश्तेदारों के बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आप स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। आज का हमारा वाकया कुछ ऐसा ही है। अगर इस पूरे वाकया को आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। आज का वाकया का ज़िला है बलरामपुर, उत्तर प्रदेश राज्य का ज़िला बलरामपुर में 11 अक्टूबर की शाम को एक परिवार अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और उसकी बच्ची जो 7-8 साल की थी उसका पता नहीं चल पा रहा था। जब वो इधर उधर लोगों से पूछ कर थक जाता है तो तुरंत पुलिस के पास जाता है और पुलिस को अपने बारे में सब बताता है कि मेरी बेटी लास्ट में फला व्यक्ति के साथ देखी गई थी और उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जैसा कि जब कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है तो आपको भी पता है, ये पूछा जाता है कि जो व्यक्ति है उसकी उम्र कितनी थी, वह किस कलर के कपड़े पहने था, लंबाई चौड़ाई कितनी थी, बच्ची थी तो उसका फ़ोटो भी मांगा जाता है। तो उसका फ़ोटो मांगा गया। जो महिला थाने में दर्ज कराने गई थी उसने अपना नाम मीनू तिवारी बताया और ये भी बताया मेरी बेटी 7 साल की सिया खेलते खेलते कहीं गायब हो गई है, उसका पता नहीं चल रहा है। इस समय जो सरकार है वो महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कटिबद्ध है और पुलिस प्रशासन भी महिला और बच्चियों के साथ हो रहे अपराध में त्वरित तत्परता से कार्य करती है। पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तुरंत घटना स्थल पर पहुंचती है। जैसा कि 1-2 दिन बीत जाता है और बच्ची का कोई भी पता नहीं चलता है। पुलिस सारे तरीके से पूछताछ करती है, उसकी गुमशुदगी के पोस्टर बैनर बनवाए जाते हैं और पता लगाया जाता है कि बच्ची कहाँ गायब हो सकती है। पुलिस उसको बलि के प्रकरण से भी देख रही थी, कोई किडनैपिंग के प्रकरण से भी देख रही थी, कोई बलि चढ़ाने के लिए या किडनैप कर लिया होगा तो 1-2 दिन में फिरौती के लिए कॉल आ जाएगी। इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही थी। सभी रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु, सगे संबंधियों से पूछताछ की। ये भी पूछा गया किसी से कोई दुश्मनी है, कोई नाराज़गी है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग महाराष्ट्र के कल्याण जंक्शन, जो कि मुंबई का न्यू सोनिका कॉलोनी है, वहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर मेरी बहन माधुरी सोनी और उसका पति करण सोनी अपने बच्चों के साथ बलरामपुर के में रहता है। वहाँ आए हुए थे रक्षाबंधन में, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से हम लोग मुंबई नहीं जा पाए और इस वजह से हम लोग इस समय यहीं पर रुके हुए थे और यहीं पर यह दर्दनाक घटना घट गई। अब मुंबई से आया हुआ परिवार, उसकी बलरामपुर में किसी से कोई क्या दुश्मनी हो सकती है और ख़ासकर उस बच्ची की जिसकी उम्र सिर्फ 7-8 साल रही होगी। ऐसे में पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या किया जाए और ये घटना वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं बलरामपुर ज़िले के श्री केशव कुमार, उनको भी केशव कुमार पुलिस अधीक्षक सर को भी पता चलती है। वो भी इस केस को पूरी तत्परता से तहकीकात करने में लग जाते हैं। टीमें गठित कर दी जाती हैं और एक एक व्यक्ति से पूछताछ होती है। फिर जब जो माँ थी मीनू तिवारी, उससे फिर से पूछताछ की जाती है तो बताते हैं कि हमारा जो बहन का पति है यानी कि करण सोनी, हमें उसी पर कहीं ना कहीं शंका है। तो पुलिस पूछती भी है, वो तो तुम्हारे साथ रिपोर्ट भी दर्ज कराने आया था, तुम्हारे साथ जहाँ जहाँ तुम ढूंढने गई हो तुम्हारी पूरी मदद कर रहा है,
तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वही तुम्हारी बेटी का कत्ल कर सकता है। तो वो बार बार यही कहती है कि उसको लास्ट बार इनके साथ ही देखा गया था, ये टॉफ़ी दिलाने के लिए ले गए थे, लेकिन तब से इनका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में पुलिस करण सोनी के ऊपर शक जाहिर करते हुए तहकीकात प्रारंभ करती है और तहकीकात में जहाँ जहाँ बच्ची जिस टाइम से गायब हुई थी उस टाइम के 2 घंटे पहले के और 2 घंटे बाद के लोकेशन निकाली जाती है और लोकेशन निकालने के बाद सीसीटीवी कैमरा भी निकाला जाता है। और इधर जो कि पुलिस जब ढूंढ रही थी तो वहीं पर एक बालागंज के बाद डिपुआ बारूमार के पास एक तालाब टाइप का गड्ढा है जिसमें पानी भरा है, वहीं पर उस बच्ची का शव भी बरामद हो जाता है। और शव को ज़्यादा पुराना हो चुका था, इसलिए शव को तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है तो उसमें भी उसकी गला दबाकर मारने की पुष्टि हुई थी। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज में ये बच्ची उसके मौसा करण सोनी के साथ ही जाते हुए दिख रही थी। अब करण सोनी को शक के बिहाव पर पुलिस थाने बुलाती है और थाने बुलाने के बाद उससे तहकीकात का जो जाल शुरू होता है, उसमें जो तथ्य आपके सामने आपके समक्ष आएंगे, आप सुनेंगे तो स्वयं परेशान हो जाएंगे। वो बताता पहले तो कहता है मेरा इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग मुझे फंसा रहे हैं, मेरी वो खुद बिटिया है, मैं उसके साथ ऐसा अपराध क्यों कर सकता हूँ। लेकिन पुलिस को और कोई क्लू मिल नहीं रहा था। इस आधार पर उसकी माँ भी अपने बहन के पति के ऊपर ही शक जाहिर कर रही थी और पुलिस का भी शक कहीं ना कहीं उसी के ऊपर जा रहा था। तो फिर पुलिस ने बहुत सख्ती से जब पूछताछ की तो बताता है मेरी बेटी के साथ इसकी बेटी खेलती थी, बहुत बार लड़ाई झगड़ा होता था, लड़ाई झगड़े में कभी कभी ये जो सिया थी हमारी बच्ची को मार देती थी। अभी कुछ दिन पहले इसने ऐसे नाखूनों से मार दिया था कि उसके गले पर, उसके चेहरे पर संक्रमण हो गया था। संक्रमण की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आई, मैंने उसी दिन प्रण कर लिया था इस बच्ची को रास्ते से हटा दूंगा और हटाने के उद्देश्य से मैंने ही इसको उस दिन यहाँ से टॉफ़ी दिलाने के उद्देश्य से ले गया और उसी गुस्सा में कि ये बच्ची के ऊपर हमला करती है और उसका गला दबाकर मार दिया। और मारने के बाद उसको मैं पहले नहर में फेंकना चाहता था लेकिन कोई जुगाड़ नहीं बन पाया, तो वहाँ पर एक पानी भरा गड्ढा है उसी में इसको फेंक दिया और मैं चला आया। उसके बाद उसी लड़की को मैं ढूंढवाने में उसकी मदद करने लगा और जैसा कि वो ढूंढ रही थी मैं भी साथ में आपके यहाँ FIR पंजीकृत भी करवाने आया था। और जो झाड़ फूंक करने वाले होते हैं या बंगाली, जैसे आपने बसों में देखा होगा, वो बता देते हैं कि आपकी बच्ची वहाँ है, ये खतरा मंडरा रहा है। इस प्रकार के जो तंत्र मंत्र टाइप के लोग होते हैं उनके यहाँ भी मैं इनकी ढूंढने के लिए मदद किया और जहाँ जहाँ मुझे पता चल सकता था, जैसे जैसे वो कहती थी वैसे वैसे मैं उनकी मदद कर रहा था। मैं गुस्से में आकर, आवेश में आकर उस बच्ची की हत्या कर दी। अच्छा, हत्या के बाद पुष्टि करने के लिए जहाँ पर बच्ची की हत्या हुई थी वहाँ पर उसके मोबाइल को लोकेशन के डाटे का भी कलेक्शन किया गया, तो उसकी लोकेशन भी उससे मैच कर रही थी। उसके अलावा वहाँ पर उसकी एक चप्पल भी बरामद हुई, जो चप्पल सिया ने उस दिन पहन रखी थी। उसके आधार पर ये पूरी तरह से इनको अरेस्ट करते हुए और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसको जेल भेज दिया गया। लेकिन आज की हमारी जो घटना है, एक बहन दूसरी बहन की घर आती है और अपने बच्चों को लेके आती है। बच्चे आपस में, भाई बहन आपस में सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं और कभी कभी खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं। किसी को ये स्वप्न में भी कल्पना नहीं होगी कि बच्चों की दुश्मनी का जो बदला है कोई बड़ा
इसलिए ले लेगा कि उसने उसकी बच्ची को सिर्फ नाखून से नोचा था। जैसा कि इस कहानी में आपने देखा, उसका खुद का मौसा, उसका सगा मौसा उसी बच्ची को, जिसको उसकी भतीजी थी, और उसी भतीजी को 7 साल की भतीजी, जिसकी अपने मौसा से कभी भी ये विश्वास नहीं होगा कि उसका मौसा उसके साथ इस प्रकार का गंदा कृत्य करेगा। उसको अपनी मौत का जरा सा भी अंदेशा न था। वह अपने मौसा के बहकावे में आकर, टॉफ़ी के लालच में उसके बहकावे में चली जाती है और फिर निर्मम तरीके से हत्या का शिकार हो जाती है। ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं हमारे और आपके मन को झकझोर देती हैं, जैसी कि घटना 11 अक्टूबर 2023 यानी कि हालिया बलरामपुर ज़िले में आपको सुनने को मिली होगी। इन सभी घटनाओं से सभी लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। इसी घटना के साथ आज का हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।